हेलो दोस्तों, मैं अजीत मौर्य एक बार पुनः जुड़ चुका हूँ आपके साथ। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं विटामिन B3 पर। इसके पहले हम लोग विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2 आज विषय पर चर्चा कर चुके हैं। और इसी कड़ी पे आज की हमारी और आपके बीच की जो चर्चा होने वाली है वह होगी विटामिन B3 पर। तो आज हम लोग विटामिन B3 पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। विटामिन B3 जैसा कि यहाँ पे आप लोग लिखा हुआ देख रहे हैं कि विटामिन B3 नियासिन। यहाँ पे नियासिन कुछ और नहीं बल्कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। अतः रासायनिक नाम की बात करें आपका आ जाएगा नियासिन। नियासिन के साथ साथ विटामिन B3 को और कई नामों से जाना जाता है, जैसे विटामिन B3 को निकोटिनामाइड, निकोटेनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि विटामिन B3 जिसका रासायनिक नाम नियासिन है और इसी विटामिन को ही हम लोग निकोटिनामाइड और निकोटेनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। अब बात आती है वर्णन की बात करें। आपका जो विटामिन B3 है इसका प्रथम बार वर्णन कैसल ने किया था। अब कैसल कौन है? ये आपके एक स्पेनिश नागरिक हैं। एक स्पेनिश नागरिक। अब जो विटामिन B3 है नियासिन है, इसकी कमी से एक रोग होता है पेलाग्रा। पेलाग्रा नामक रोग होता है। और यहीं से इसका जो है एक अर्थ पूछता है कि इटली भाषा में इसका अर्थ क्या है पेलाग्रा का। इस तरह से पूछता है पेलाग्रा का इटली भाषा में क्या अर्थ है। तो पेलाग्रा का इटली भाषा में अर्थ जो होता है वह आपका होता है भद्दी त्वचा। चलिए इतनी बात हो गई। जो हमारी विटामिन B3 है, B3 यह आपकी एक प्रोविटामिन है। आप लोग जान ही रहे होंगे प्रोविटामिन किसे कहते हैं। वह विटामिन जिसे हम उसी रूप में ग्रहण ना करते हुए बल्कि किसी अन्य रूप में ग्रहण करते हैं, और वह अन्य रूप में ग्रहण करते हैं वह हमारे शरीर में जा करके उस रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे विटामिन B का रासायनिक नाम नियासिन है, अर्थात हम विटामिन B3 को नियासिन के रूप में ना ग्रहण करके बल्कि किसी और अन्य रूप में ग्रहण करते हैं, और यही अन्य रूप ही हमारे शरीर में पहुँच करके नियासिन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह की जो भी विटामिन हैं उनको हम प्रोविटामिन के नाम से जाना जाता है। अब प्रोविटामिन है तो जाहिर सी बात है जिस रूप में हम ग्रहण कर रहे हैं उसको पूर्वगामी रूप कहेंगे। तो विटामिन B3 का पूर्वगामी रूप क्या है? पूर्वगामी रूप। इसका पूर्वगामी रूप है ट्रिप्टोफैन। आपको पता है जो ट्रिप्टोफैन है ये आपका एक एसेंशियल अमीनो एसिड है, यानी कि आवश्यक अमीनो एसिड है। ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड है। अगर हम एक शब्द में बात करें तो
यदि हम प्रोटीन को अपने भोजन में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में लें तो विटामिन 3 की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि 10 आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं और इन्हीं 10 आवश्यक अमीनो एसिड प्लस और 10 अनावश्यक गैर आवश्यक अमीनो एसिड के मिलने से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। तो हम एक शब्द में कहें कि प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ को लेने से विटामिन B3 की पूर्ति होगी या इसका निर्माण हो जाएगा। और इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि भोजन में आवश्यक अमीनो एसिड की कमी से भोजन में आवश्यक अमीनो एसिड की कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। क्योंकि हम जानते भी हैं कि जो विटामिन B3 है इसकी कमी से ही हमारा पेलाग्रा हो रहा है। और विटामिन B3 का पूर्वगामी रूप ट्रिप्टोफैन है। ट्रिप्टोफैन जो कि एक आपका अमीनो एसिड है और हमें पता है कि जो अमीनो एसिड है वो आपका एसेंशियल अमीनो एसिड है। और जो हमारा अगर इसी की कमी हो जाए तो इससे जो होने वाला रोग हो रहा है वह रोग हो जाएगा। वह रोग कौन सा है? आपका पेलाग्रा। हम एक शब्द में कह सकते हैं भोजन में आवश्यक अमीनो एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा रोग होता है। अब जान लीजिए यहीं पे जब ट्रिप्टोफैन आ गया इसका पूर्वगामी रूप हो गया। यदि हम 60 ग्राम ट्रिप्टोफैन को लेते हैं तब हमें 1 ग्राम नियासिन की प्राप्ति होती है। जब 60 ग्राम ट्रिप्टोफैन लेंगे तब 1 ग्राम नियासिन अर्थात विटामिन B3 की प्राप्ति होगी। चलिए इतनी बात शायद आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। खमीर में उपस्थित कुछ कारक जो पेलाग्रा को दूर करने में मदद करते हैं, जिस कारण खमीर को PPF खमीर में उपस्थित कुछ कारक पेलाग्रा को दूर करने में मदद करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं खमीर पेलाग्रा नामक रोग को दूर करने में सहायक है। अब सहायक क्यों है? क्योंकि खमीर में कुछ इस तरह के तत्व पाए जा रहे हैं। ठीक, इसी कारण से खमीर को PPF कहा जाता है। खमीर को PPF कहा जाता है। अब यहाँ पर PPF का अर्थ क्या है? तो PPF के अगर अर्थ की बात करें, इसके फुल फॉर्म की बात करें तो पेलाग्रा प्रिवेंटिव फैक्टर, यानी कि पेलाग्रा से सुरक्षा देने वाले तत्व पाए जाते हैं किसमें? खमीर में। ये देखिए यहाँ पे किया गया PPF का फुल फॉर्म होता है। इसी कारण इसे PPF कहा जाता है खमीर को, क्योंकि खमीर में ही कुछ ऐसे तत्व उपस्थित होते हैं जो कि पेलाग्रा से को होने से बचाते हैं। चलिए अगर हम विटामिन B3 के कार्य की बात करें, B3 के कार्य बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। यानी कि आपके कार्य की बात करें तो CHO यानी कि कार्बोहाइड्रेट, आपका फैट और आपका प्रोटीन के चयापचय में मदद करता है। के चयापचय में मदद करता है। यह शारीरिक वृद्धि में सहायक है। आप जितने भी विटामिन B देखेंगे, कोई भी विटामिन B देखेंगे तो वहाँ पे आपको यह शब्द मिल ही जाएगा कि ये हमारे शारीरिक वृद्धि में सहायक हैं। तो हम सब में ऐड कर सकते हैं। यह आँखों की समस्या के लिए ज़रूरी है।
यह आँखों की समस्या मतलब समस्या निराकरण अर्थात आँखों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। ये आँखों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, आँखों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक। ग्लूकोज से ऊर्जा निर्माण में व वसा के सृजन में सहायक होता है। ग्लूकोज से ऊर्जा निर्माण में व वसा के सृजन में सहायक होता है। नाड़ी तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। नाड़ी तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। शरीर में निकोटिक अम्ल सक्रिय होकर निकोटिनामाइड में परिवर्तित हो जाता है, जो कि आपके यह लाइन आपके टीजीटी का भाग बनी थी। और ऊतकों में निकोटिनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड के रूप में उपस्थित होता है। अब देखिए शरीर में निकोटेनिक अम्ल, आपको पता है कि विटामिन B3 को ही निकोटेनिक अम्ल के नाम से जानते हैं। विटामिन B3 का जो अन्य नाम हमने देखा था, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, विटामिन B3 को निकोटिनामाइड आब्लिक निकोटेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो शरीर में जो निकोटेनिक अम्ल है, शरीर में निकोटेनिक अम्ल सक्रिय होकर निकोटिनामाइड में परिवर्तित हो जाता है। और यही लाइन आपके टीजीटी में पूछी गई थी कि निकोटेनिक अम्ल किस में परिवर्तित हो जाता है सक्रिय होकर करके। तो इसको जान लेते हैं। शरीर में निकोटेनिक अम्ल सक्रिय होकर निकोटिनामाइड यहाँ पे दिख रहा होगा में परिवर्तित हो जाता है। और यही निकोटिनामाइड ऊतकों में निकोटिनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड के रूप में उपस्थित होता है। निकोटिनामाइड ऑक्सीकरण एंजाइमिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण एवं क्रियाशील भाग है, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन चयापचय में हाइड्रोजन के परिवहन में सहायक है। अब यहाँ पे देखिए निकोटिनामाइड या निकोटेनिक एसिड, ये सारे के सारे किसके नाम है? विटामिन B3 अर्थात नियासिन के नाम है। और यही शब्द यहाँ पे लिखा गया है, अब इसको ध्यान दीजिए। निकोटिनामाइड ऑक्सीकरण एंजाइमिक प्रणाली, आपको ऑक्सीकरण भी पता है, इसके पहली वीडियो में चर्चा हुई थी ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण एंजाइमिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण एवं क्रियाशील भाग है, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन चयापचय में हाइड्रोजन के परिवहन में सहायक होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा जो विटामिन B3 है, ऑक्सीकरण प्रणाली में आपके हाइड्रोजन परिवहन में सहायक होता है। अगला पॉइंट देखिए, निकोटिनामाइड की कमी से यानी विटामिन B3 की कमी से जैविक ऑक्सीकरण में बाधा पड़ती है, क्योंकि कोशिकीय श्वसन से संबंधित एंजाइम प्रणाली में सह एंजाइम
अब सह एंजाइम किसे कहते हैं? सह एंजाइम कहिए चाहे को एंजाइम कहिए, क्योंकि ये जो है एक्सीलेटर का काम करते हैं, उसको उत्प्रेरक का काम करते हैं। को एंजाइम NAD और NADP जो कि इलेक्ट्रॉन अभिगमन प्रणाली में अवयवों का कार्य करते हैं। देखिए इस प्रकार से, यानी कि निकोटिनामाइड अर्थात हम कह सकते हैं B3 की कमी से जैविक ऑक्सीकरण में बाधा। जैविक ऑक्सीकरण में बाधा पड़ती है क्योंकि कोशिकीय शोषण से संबंधित कोशिकीय शोषण से संबंधित एंजाइम प्रणाली में को एंजाइम NAD प्लस NADP इलेक्ट्रॉन अभिगमन प्रणाली के अवयवों का कार्य करते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मे भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले बिंदु को देखते हैं। निकोटिनामाइड से दो तरह के कोएंजाइम बनते हैं जो हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट एंजाइम के साथ कार्य करते हैं। अब ये कौन कौन से दो एंजाइम हैं? आपके वही हैं, NAD है और आपका NADP है। निकोटिनामाइड से दो तरह के कोएंजाइम बनते हैं, यानी कि विटामिन B3 से दो तरह के कोएंजाइम बनते हैं, जिसको सह एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। सह एंजाइम कह सकते हैं, कोएंजाइम बनते हैं। निकोटिनामाइड विटामिन 3 से दो प्रकार के कोएंजाइम बनते हैं जो हाइड्रोजन यानी H2 ट्रांसपोर्ट एंजाइम के साथ कार्य करते हैं। अब इन दो कौन कौन से दो एंजाइम हैं जो निकोटिनामाइड यानी कि B3 से बन रहे हैं? B3 से आपके कौन कौन से दो कोएंजाइम बनेंगे? तो आपका बनेगा NAD बनेगा और आपका बनेगा NADP बनेगा। ये आपके दो प्रकार के कोएंजाइम हैं, NAD और NADP, जो कि निकोटिनामाइड अर्थात हम कह सकते हैं विटामिन B3 से बन रहे हैं। और यह काम क्या करेंगे? हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट एंजाइम के साथ कार्य करेंगे। अब इनका यहाँ पे फुल फॉर्म पूछता है, इसको हमें ध्यान में रखना होगा। NADP का और NAD का दोनों का फुल फॉर्म पूछता है। तो NAD के फुल फॉर्म की बात करें तो निकोटिनामाइड एडेनिन, देखिए निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब वहीं पर NADP की बात करें तो इसका फुल फॉर्म बनता है निकोटिनामाइड ये सारा वही हो जाएगा, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोइड, और आपका जुड़ जाएगा अगला P से फास्फेट, सब वही हो जाएगा, सिर्फ आपका P से आपका जुड़ जाएगा फास्फेट। ये हो गया। अब वहीं देखिए जो हमारा NAD था, इसको एंजाइम प्रथम और इसको एंजाइम द्वितीय, यानी कि यहाँ पर इसको फर्स्ट एंजाइम और इसको जो है सेकंड एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए
अब देखते हैं इसकी कमी से होने वाली जो समस्याएं हैं उसको देख लेते हैं कि यदि हमारे शरीर में विटामिन B3 निकोटेनिक अर्थात निकोटिनामाइड की यदि कमी हो जाए तो इसकी कमी से क्या क्या होता है। तो इसके पहले ही हम लोग वीडियो के प्रारंभ में ही जान चुके थे कि जो निकोटिनामाइड है, निकोटीन है, निकोटेनिक एसिड है अर्थात विटामिन B3 है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा। तो अगर हम कमी से रोग कमी को देखें, अगर हमारे शरीर में इसकी कमी है तो क्या होता है, होता क्या है, पेलाग्रा। पेलाग्रा नामक रोग होता है। और पेलाग्रा में होता क्या है कि इसमें पेलाग्रा नामक रोग में त्वचा खुरदरी, बादामी लाल, खुरदरी क्या होगी, त्वचा होगी, खुरदरी त्वचा का बादामी लाल, आंतों का अल्सर, आदि। अगर हम पेलाग्रा के लक्षण की बात करें तो यहीं में विटामिन B3 में आपका 3D और 4D आता है, जो कि आपसे बार बार परीक्षा का भाग बनता है और आपसे पूछा जाता है। अब हम देखें पेलाग्रा के लक्षण की बात करें, पेलाग्रा के लक्षण की बात करें तो आपका डायरिया हो गया, हेयर लॉस हो गया यानी बालों का झड़ना, कन्फ्यूजन हो गया, आपका अस्थायी सूजन, इसको लिए शब्द आता है ब्लोटिंग आता है, अस्थायी सूजन, उत्तेजना, संवेदनशीलता छीड़ होना, संवेदनशीलता का छीड़ होना, ये सारे पेलाग्रा के लक्षण हो गए। डायरिया हो गया, हेयर लॉस हो गया, कन्फ्यूजन हो गया, अस्थायी सूजन हो गया, उत्तेजना हो गया, संवेदनशीलता का छीड़ होना। और आपका तीसरा आता है एडिमा। एडिमा आपको पता ही होगा कि सूजन है, एडिमा आदि इसके लक्षण हैं। यहीं से आपका जो इससे पूछा जाता है विटामिन B3 की कमी से जो आपका टर्म आता है बहुत ही पूछा जाता है। विटामिन B3 की कमी से 3DS यानी कि 3D डिसीज और 4DS डिसीज होता है। अब देखिए होता क्या है, इसमें आपका पूछा जाता है कि 4D और 3D में आता क्या है। 3D और आपका पूछता है 4D, ये आपके डिसीज हैं दोनों के दोनों। और आपके जो इनसे समस्याएं होती हैं उनका पहला अक्षर D होता है। तो 3D क्या है, 4D क्या है, 3D में कौन कौन से रोग आते हैं और 4D में क्या हो जाता है। अगर हम 3D की बात करें तो आपका सबसे पहले होगा डर्मेटाइटिस, इसका क्रम भी पूछता है। तो डर्मेटाइटिस फिर डायरिया होगा, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी, और इसका विकृत रूप अमेंशिया है। डिमेंशिया का ही विकृत रूप अमेंशिया होता है। डायरिया और यार आपका डर्मेटाइटिस है, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया, ये आपके 3D हो गए। जब इसी में 4D की बात होती है, जब इसी का रूप विकृत हो जाता है, जब लंबे समय तक इलाज नहीं होता तो व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो इसमें आपका और जुड़ जाता है डेथ। 4D में सिर्फ आपका प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेथ, यानी कि डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया प्लस आपका डेथ हो जाएगा। यही आपका 3D और 4D है, जो कि आपसे परीक्षा का बार बार भाग बनता है कि 4D के अंदर कौन कौन उपस्थित है या इसमें से क्या नहीं है। चलिए अगली कमी को देखते हैं। इसकी कमी से होने वाला जो रोग है कैसल नेकलेस। आपको पता है कि विटामिन
B3 का वर्णन सबसे पहले कैसल ने किया था, जो कि स्पेनिश नागरिक थे, और इन्हीं के नाम पर कैसल नेकलेस एक बीमारी होती है। इसको देख लेते हैं। नेकलेस आपको पता है, नेकलेस मतलब गले का हार। और विटामिन B3 की कमी से हमने पेलाग्रा देखा। पेलाग्रा में होता क्या है कि बेरुखी त्वचा, बेजान त्वचा, त्वचा का ऐसे से फट जाना, इस तरह से ऐसे 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 इस तरह से फट, ऐसे जगह जगह दिखना, यानी कि त्वचा का फटना, बेरुख होना। तो जब यही जो है कैसल्स नेकलेस की बात हो, तो नेकलेस मतलब गले का हार, जब वही आकृति हमारे गले पे दिख जाती है, यानी कि बेरुखी त्वचा हमारे गले पे, गले का जो हार होता है जब उस तरह का आकार धारण कर लेता है, जैसे कि इस प्रकार से गला हो गया और इस गले पे कुछ इस प्रकार से आपका दोनों ओर से, दोनों साइड से इस तरह से जो है इसकी आकृति बन जाती है गले पे, इसी को कैसल्स नेकलेस के नाम से जाना जाता है। इसमें देख लेते हैं विटामिन B3 की कमी से होने वाला डर्मेटाइटिस, जब गले के पास माला के समान हो जाता है तो उसे कैसल्स नेकलेस के नाम से जाना जाता है। अब हमें पता है कि हमारे जो विटामिन B3 है वो आपकी प्रोविटामिन है, और इसका पुरोगामी रूप एक आपका ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो एसिड है, और आपको पता है कि आवश्यक एमिनो एसिड है, और आवश्यक एमिनो एसिड का तात्पर्य किससे है? प्रोटीन से है। अर्थात हम नोट में लिख सकते हैं, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ लेने से अपने आप नियासिन की कमी पूरी हो जाएगी, क्योंकि ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो एसिड शरीर में जाकर नियासिन में बदल जाता है। बात समझ में आ गई होगी। अगर हम प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ को लेंगे तो उसमें आपका क्या पाया जाएगा? ट्रिप्टोफैन पाया जाएगा, और ट्रिप्टोफैन ये जो हमारे शरीर में पहुंचता है तो यह किस में परिवर्तित हो जाता है? नियासिन में, जो कि आपका विटामिन 3 का रासायनिक नाम है, और वहाँ से इसकी पूर्ति हो जाती है, और जिससे कैसल्स निकलेस नामक यानी कि जो भी डिसीज हैं आपके विटामिन 3 से संबंधित वे ठीक हो जाते हैं। चलिए, अगर हम स्रोत की बात करें तो आपके खमीर में तो देखिए, अगर उपस्थिति की बात करें तो चावल की ऊपरी परत, अनाज के छिलके, मूंगफली के दाने, अंकुरित अनाज, मछली, मीट, यकृत आदि। चलिए, अगर इसके हम अवशोषण की बात करें तो इसका जो अवशोषण होता है वह हमारी छोटी आंत में होता है। विटामिन B3 यानी कि नियासिन का अवशोषण कहाँ पे होता है? हमारी छोटी आंत में होता है। अवशोषण की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। संग्रह की बात करें तो हमें पता है कि विटामिन B और C यानी कि विटामिन B के अंतर्गत B कॉम्प्लेक्स यानी कि B1, B2, B3, B5, B6, 7 और आपका 9, 12, ये सारे के सारे विटामिन आपके जल में घुलनशील हैं। इसी कारण से इसका संग्रह नहीं होता, अर्थात ये मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। यहीं पर एक और चीज़ जान लीजिए, तीव्र पेराग्रा की स्थिति में 50 मिलीग्राम निकोटिनामाइड दिन में 2 बार या दिन में 2 बार 3 से 4 दिन लेने से इसमें काफ़ी आराम मिलता है। और आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीव्र पेलाग्रा की स्थिति में कितने ग्राम निकोटिनामाइड देना चाहिए, तो आपका 50 मिलीग्राम में दिन में 2 बार सुबह शाम करके आप 3 से 4 दिन देने पे इसमें काफ़ी लाभ मिलता है। तो चलिए, आपके विटामिन B3 नियासिन संबंधित हमने मुख्य बिंदुओं को समझने का, देखने का प्रयास किया। अब मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, और पुनः चलिए, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ धन्यवाद।